अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अब्दुल्ला अख्तर, योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्लास 9 बायोलॉजी का स्टार्ट किया था। इसमें हमने स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम तक पढ़ा था कि कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज उनकी डिटेल पढ़ते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड में। बायोलॉजिकल मेथड क्या था? वो मेथड जो हम अडॉप्ट करते हैं किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उस मेथड को अडॉप्ट करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं उन सबको हमने पढ़ा था, बस जस्ट लिस्ट वाइज, ठीक। लेकिन अब उनकी डिटेल पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो है स्टेप वो क्या है? रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। के हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का क्या करें? सबसे पहले पहचानें कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या, कि कहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही है या किन लोगों को वो है, यानी कि वो उसकी टोटल रिकग्नाइजेशन, उसकी बेस लाइन की वो किस तरह से फैल रही है, क्या या किस इलाके में वो है ज़्यादा फैल रही है, किन लोगों में ज़्यादा फैल रही है, वो सब भी हमारे पास क्या है? रिकग्निशन में पड़े होते हैं। देन हम क्या सेकंड जो स्टेप है दैट्स ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम उसकी ऑब्जर्वेशन लें कि क्यों फैल रही है, कि जो वो लोग जो उस इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे वो ज़्यादा फैल रही है और वो लोग जहाँ जिस इलाके में कह रहे नहीं फैल रहे, वो वहाँ के लोग, दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि किस इलाके में फैल रही है, क्यों फैल रही है, ये सब देखना हम किसमें देख रहे हैं? ऑब्जर्वेशन। यानी कि हम ऑब्जर्व करें कि और ये कह लें रीजन क्या है उसकी स्प्रेडिंग का, ठीक है, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के फैलने की वजह क्या है। किस बेसिस पे हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं? अपनी 5 सेंसेस की बेसिस पे लेते हैं। 5 सेंसेस कौन कौन सी हमारे पास? विजन, क्या हम देख के ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं, सुन के ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं यानी कि हेयरिंग। सेकंड वन टच करके ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। थर्ड वन टेस्ट करके ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। फोर्थ वन स्मेल करके ऑब्जर्वेशन। यानी कि अब इन 5 सेंसेस की बेस पे हम किसी भी किस्म की ऑब्जर्वेशन को जनरेट कर सकते हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो 2 तरह की ऑब्जर्वेशन होती है, एक होती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, एक होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव मींस कि हम ऐसी ऑब्जर्वेशन जनरेट कर रहे हैं जिसमें हम किसी भी चीज की क्वालिटी वाइज ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे होते हैं? क्वालिटी वाइज ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई एक ऑब्जर्वेशन है कि पानी है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कम है। अब ये बॉइलिंग पॉइंट की या कह लें वाटर की क्वालिटी है कि उसका पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? ज्यादा है, और उसकी क्वालिटी है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? कम है। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये मेरे पास क्या कहलाएगी? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटीज को ऑब्जर्व की। देन सेकंड वन क्वांटिटी, जिसमें हम क्वांटिटी या न्यूमेरिक फॉर्म में मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिक फॉर्म में मेजरमेंट का मतलब ये है कि हम जो नंबर्स हैं उस फॉर्म में ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमने ऊपर क्वालिटेटिव की बात की कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ऐसे है। क्यों? ये क्या थी हमारे पास? क्वालिटी थी कि वो ज्यादा है, हायर है, वो लोअर है। अगर हम इसी को क्वांटिटी में ऑब्जर्व करें तो क्या कहेंगे कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है इन न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। यानी कि हमारे पास क्या आ गई? न्यूमेरिक फॉर्म आ गई। और न्यूमेरिक फॉर्म जहां पे भी आ जाए वो ऑब्जर्वेशन या कह लें वो एनालिसिस क्या होता है? ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू अदर लाइक क्वालिटेटिव, ठीक। यानी कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है मच एक्यूरेट एज कम्पेयर टू क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है हमारे पास हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो हमने जनरेट की है, हमने जो ऑब्जर्वेशन ली है उसकी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटेशन। तो वो जो हमारे पास कहलाएगी वो हमारे पास क्या कहलाती है? हाइपोथेसिस कहलाती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं हम आप लोगों की बुक में गुड हाइपोथेसिस की। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। वो क्या कहते हैं? इट शुड बी ए जनरल स्टेटमेंट। जो आप लोगों की हाइपोथेसिस है ये क्या होनी चाहिए? हमारे पास एक जनरल स्टेटमेंट हो, कोई बहुत ही साइंटिफिकली इसको ऑर्गेनाइज ना किया गया, ठीक। सेकंड वन इट शुड टेंटेटिव आइडिया। टेंटेटिव आइडिया मीन के कोई भी ऑथेंटिसिटी हो सकती है कि हो, लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना हो, यानी कि टेंटेटिव हो, आपके अपने माइंड की ऑब्जर्वेशनल बेस्ड हो, ठीक, यानी कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ना हो। थर्ड वन एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो आपने ऑब्जर्वेशन बनाई है उसी से रिलेटेबल हमारी हाइपोथेसिस, यानी कि उसी से रिलेटेबल हमारी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। ये ना हो कि ऑब्जर्वेशन हमारी किसी और बेस पे और हम उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हैं, इनके दोनों जो है वो क्या हो? दोनों कोरिलेटेड हो, ठीक, ओके। एंड फोर्थ वन इज इट शुड केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। इसको हम जितना सिंपल रख सकते हैं, यानी कि मजीद विदाउट एनी साइंटिफिक नोटेशंस हम इसको क्या करें, या साइंटिफिक वर्डिंग हम इसको क्या करते हैं? इलाबोरेट करते हैं। एंड फिफ्थ वन दैट्स टेस्टेबल एंड पोटेंशियली फॉल्सेबल, यानी कि इस पे हम मजीद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए, और इट शुड पोटेंशियली फॉल्सिफेबल मींस कि ये गलत साबित की जा सकती है, यानी कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ऑथेंटिक हो। जो ऑथेंटिक होगी वो हाइपोथेसिस नहीं होती, ठीक। हाइपोथेसिस में हमेशा एक मार्जिन होता है कि हम उसको टेस्ट करें, अगर टेस्ट अप्रूव हो जाता है देन इट विल कन्वर्ट इनटू डिडक्शन और इट विल कन्वर्ट इनटू बुक और जर्नल।
अगर वो टेस्ट नहीं हो रही तो हम उसको दोबारा से क्या रिक्रिएट करने के लिए ऑब्जर्वेशनल बेसिस पे रिटर्न यानी कि देते हैं ताकि वो ऑब्जर्वेशन दोबारा लें, देन हाइपोथेसिस जनरेट करें, यानी कि हम उसको क्या कर सकते हो, गलत साबित कर सकते हैं। देन फोर्थ वन इज डिडक्शन। डिडक्शन क्या होती है, इट्स लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइपोथेसिस, कि जो हाइपोथेसिस की लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं यानी कि जो लॉजिकल रिजल्ट्स हैं हाइपोथेसिस के, उसको हम क्या बोल रहे हैं, these are डिडक्शन। डिडक्शन हम बनाते हैं किस तरह से, डिडक्शन आर ड्रॉन दैट वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस एज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे होते हैं, हाइपोथेसिस को कंसीडर करते हैं ये ट्रू है, यानी कि ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, हम इसको ट्रू स्टेटमेंट कंसीडर करके अपनी एक लॉजिक देते हैं, अपना रिजल्ट देते हैं, उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, इट्स अ डिडक्शन। और डिडक्शन में हमेशा हम यूज करते हैं एक लॉजिक दैट्स कॉल्ड इफ एंड देन लॉजिक, अगर ऐसा होगा देन ऐसा हो सकता है, ठीक, यानी कि अगर पानी हमारे लैंड एरियाज में है तब उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 हो सकता है, ठीक, अगर वो माउंटेन या हिली एरियाज में है फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 नहीं होगा, यानी कि इफ एंड देन, इफ द वाटर इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ लैंड देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कंसीडर्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, यानी कि इफ एंड देन का लॉजिक यहाँ पे यूज हो जाएगा हाइपोथेसिस को एलैबोरेट करने के लिए, वो क्या कहलाएगा, डिडक्शन कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट, डिडक्शन को हमें प्रूव करने के लिए, हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हम क्या कर होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर होते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन क्या है, सारा वो प्रोसीजर जिसमें हम जितनी भी हमारी हाइपोथेसिस है, डिडक्शन है, ऑब्जर्वेशन है, उनको अप्रूव करने के लिए, उनकी टेस्टिंग के लिए जो हम मेथड अडॉप्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक। एक्सपेरिमेंटेशन इज अडॉप्ट टू प्रूव द हाइपोथेसिस। दो ग्रुप्स बनाते हैं हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है, वो ग्रुप जिसमें हमने ये दो ग्रुप बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप वो होता है जिसको हम एज ए रेफरेंस ग्रुप यूज कर रहे होते हैं, यानी कि जिसको हम नॉर्मल कंडीशंस ही प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जो हमने टेस्ट करना है, यानी कि जिसको हमें जज करना है, वो कंडीशंस उस एक ग्रुप को दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल आप लोगों की जो बुक में लिखी है, दैट्स व्हाट, कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो क्या होगा, अगर नहीं है तो क्या होगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं, दो ग्रुप बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में हम प्लांट को क्या लें, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सपोजर करवा रहे हैं, यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट है फ्री कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे हम एक प्लांट रख देते हैं, ठीक, और इसको क्या मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर मिल रही है, ठीक है, यानी कि जो उसकी नीड है उनको प्रॉपर मिल रही है, सनलाइट प्रॉपर मिल रही है। अब दूसरी जो हमने क्या एक्सपेरिमेंट करना था, हमें प्रूव क्या करना था कि वाकई अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरा जो प्लांट है उसको क्या करते हैं, टोटली क्या लें, अंडर कंडीशन ले जाते हैं, यानी कि जो उसकी कंडीशन जो क्या लें कंट्रोल ग्रुप को दी है वो हम उसको नहीं देते, हम उसको ऐसे एनवायरनमेंट रखते हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, जहाँ पे सनलाइट पहुंच नहीं रही, यानी कि टोटल वैक्यूम कंटेनर या वैक्यूम क्या लें एनवायरनमेंट में हम उसको प्लेस करते हैं, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और हमने कंट्रोल ग्रुप वाले को कहाँ रखा, जहाँ पे वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिव है। तो कंट्रोल ग्रुप हम यूज करते हैं एज ए रेफरेंस ग्रुप। क्या यूज करते हैं, रेफरेंस ग्रुप, मतलब कि हमें ये जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगी हम उसको इससे क्या लें कंसीडर, या इससे हम क्या लें कंपेयर कर रहे होते हैं कि नॉर्मल वैल्यू क्या थी, और अगर ऐसा हम कंडीशन इसको ये देते हैं तब इस पे इफेक्ट क्या होगा, ठीक। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है हमारे पास, वो ग्रुप है जिसको हम अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को जज करने के लिए कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। कंट्रोल ग्रुप होता है जिसको हम एज ए रेफरेंस ग्रुप यूज कर रहे होते हैं, और उसको हम नॉर्मल कंडीशन ही दे रहे होते हैं ताकि हम क्या कर सकें, एज ए रेफरेंस उसकी वैल्यू जनरेट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है दैट है समराइजेशन। समराइज मीन इसको इकट्ठा करना, यानी कि उस सब को जितना भी डाटा हमारे आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन निकला है, तो जो उस सब का रिजल्ट है उसको हमें क्या करना है, इकट्ठा करके कंपाइल कर देना है और उसको कंपेयर करना है स्टैटिकली डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। इनके जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक ग्रुप नहीं करा था, मल्टीपल ग्रुप जो है वो एक टास्क पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा रहे होते हैं, तो जो डिफरेंट ग्रुप्स का रिजल्ट है उसको हम स्टैटिकली कह लें कंपेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, और उन सब को कंपाइल करके जो फॉर्म बनती है दैट्स कॉल्ड समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड है रिपोर्टिंग आवर रिजल्ट्स, यानी कि जो भी हमारा रिजल्ट है जो हमने समराइज किया उसको हमें क्या करना है, पब्लिश करना है, ठीक है, किसमें, साइंटिफिक जर्नल्स में, बुक्स वगैरह में, या फिर नेशनल या इंटरनेशनल सेमिनार्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह में जब उनको ऑन एयर कर देते हैं, पब्लिश करवा देते हैं, वो जो प्रोसीजर दैट्स कॉल्ड रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। तो ये हमारे पास 7 स्टेप्स हैं जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को अडॉप्ट करने के लिए हमें फॉलो करना पड़ते हैं। इसमें कोई इशू हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।